भारत का एक ऐसा राज्य जहां सियासत अब सिर्फ चुनाव नहीं रही बल्कि एक हाई वोल्टेज टकराव में बदल चुकी है। एक ऐसा रणक्षेत्र जहां हर बयान, हर रैली और हर कदम के पीछे छिपा है एक बड़ा खेल, और इस खेल को समझना आसान नहीं है। देश के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक नरेंद्र मोदी खुद इस मैदान में उतर चुके हैं और उनके साथ योगी आदित्यनाथ जैसे फायर ब्रांड नेता भी लगातार रैलियों में नजर आ रहे हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू और भी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि सामने खड़ी है वो नेता जिन्होंने पिछले 15 सालों से सत्ता को अपने हाथों में मजबूती से थाम रखा है, ममता बनर्जी। जी हां, ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, ये प्रतिष्ठा, प्रभाव और भविष्य की राजनीति का निर्णायक मोड़ बन चुका है। पश्चिम बंगाल जहां दशकों से तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा है, अब वही राज्य बन गया है सबसे बड़ा राजनीतिक युद्ध क्षेत्र। बीजेपी के दिग्गज नेता एक के बाद एक लगातार एंट्री कर रहे हैं और उनके भाषणों ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। आरोप प्रत्यारोप, वादे और तीखे बयान, सब कुछ अपने चरम पर है। लेकिन असली सवाल अभी भी हवा में तैर रहा है। क्या वाकई सत्ता बदलते ही पश्चिम बंगाल की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी, या फिर यह सिर्फ चुनावी वादों का एक जाल बनकर रह जाएगा? अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनती है तो क्या सच में अपराध, विकास और रोजगार जैसे मुद्दों पर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? और इन सब में सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बदलाव का असर सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित रहेगा या पूरे देश की राजनीति की दिशा ही बदल जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस सियासी जंग के पीछे की सच्चाई क्या है, कौन जीत रहा है जनता का भरोसा और कौन बना रहा है सिर्फ माहौल। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की मौजूदा स्थिति की। पश्चिम बंगाल की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की भूमिका को एक साथ देखना जरूरी है। 2011 से ममता बनर्जी लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने लंबे समय तक सत्ता में रही वामपंथी सरकार को हटाकर अपनी मजबूत पकड़ बनाई। 2011 के विधानसभा चुनाव में भी टीएमसी ने भारी जीत हासिल की और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से पीछे छोड़ दिया, जिससे यह साफ हुआ कि राज्य में उनकी लोकप्रियता अभी भी काफी मजबूत है। हालांकि 2025-2026 के समय में स्थिति पूरी तरह एक तरफा नहीं है। टीएमसी अभी भी सत्ता में है और ग्रामीण इलाकों में उसका आधार काफी मजबूत माना जाता है, लेकिन विपक्ष खासतौर पर बीजेपी लगातार उसे चुनौती देती नजर आ रही है। कई मुद्दों पर राजनीतिक टकराव बढ़ा है, जैसे शिक्षक भर्ती घोटाला, जिसमें टीएमसी के कुछ नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और केंद्रीय एजेंसियों की जाँच भी हुई। गोसाबाद क्षेत्र में गोलीबारी की घटना, 2026 में रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा, पत्थरबाजी और आगजनी की खबरें, अप्रैल 2025 में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान मुर्शिदाबाद में हिंसक झड़पें हुई जिसमें जान माल का नुकसान हुआ। इन मामलों ने सरकार की छवि पर असर डाला और विपक्ष को हमला करने का मौका दिया, जिस वजह से कानून व्यवस्था, राजनीतिक हिंसा और सांप्रदायिक तनाव जैसे मुद्दे भी समय समय पर चर्चा में रहते हैं, खासकर चुनाव के आसपास। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के बीच भी कई बार टकराव देखने को मिला, जिससे राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। लेकिन इन सब के बावजूद ममता बनर्जी अपनी मजबूत छवि, जनसंपर्क और लोकल स्तर पर पकड़ के कारण अभी भी राज्य की सबसे प्रभावशाली नेता बनी हुई हैं। नेशनल लेवल पर भी ममता बनर्जी की भूमिका महत्वपूर्ण है। वह बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता बनाने की कोशिश करती रही हैं और खुद को एक बड़ी राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम कर रही हैं। हालांकि विपक्ष के भीतर भी एकजुटता हमेशा आसान नहीं रही, इसलिए उनकी राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका अभी उभरती मानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सामने मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, जो इस समय सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। और इस बार 2026 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के दो सबसे बड़े नेता पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी को चुनौती देने के लिए मैदान में नजर आए, जो लोगों के बीच मजबूत पकड़ रखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही भाजपा के प्रमुख नेताओं में से एक हैं, लेकिन उनकी राजनीति में शैली और फोकस का अंतर भी है। मोदी विकास पुरुष और एक वैश्विक नेता की छवि के साथ राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय रणनीतियों पर केंद्रित हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ की छवि एक मजबूत हिंदू नेता और बुलडोजर बाबा के रूप में उभरी है। उनकी राजनीति का केंद्र कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करना, अपराध पर नियंत्रण और प्रशासनिक दृढ़ता दिखाना है। उत्तर प्रदेश में
में उनके शासनकाल के दौरान अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने जैसी नीतियों ने उनकी पहचान को और ज्यादा मजबूत किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में लगभग 70.54% हिंदू और 27.01% मुस्लिम आबादी है। ऐसे सामाजिक सांख्यिकी परिदृश्य में जब योगी आदित्यनाथ जैसे नेता चुनावी रैलियों के लिए राज्य में आते हैं तो राजनीतिक समीकरणों में हलचल होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमने पहले ही आपको बता दिया कि योगी आदित्यनाथ की छवि एक सख्त प्रशासक की रही है, खासकर उनकी बुलडोजर नीति और कानून व्यवस्था पर कड़े रुख को लेकर। यही वजह है कि उनके स्पीच में अक्सर सुरक्षा, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व जैसे मुद्दे प्रमुखता से दिखाई जाती है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जहां लंबे समय से पहचान और सांस्कृतिक राजनीति का प्रभाव रहा है, उनका यह अंदाज चुनावी विमर्श को एक अलग दिशा दे सकता है। उनकी लगातार रैलियां निश्चित रूप से राजनीतिक माहौल को गर्माती है और खास तौर पर उन मतदाताओं को आकर्षित करती है जो मजबूत नेतृत्व और सख्त कार्रवाई की अपेक्षा रखते हैं। कुछ वर्गों में यह धारणा बन सकती है कि योगी आदित्यनाथ का मॉडल शासन और कानून व्यवस्था के लिहाज से प्रभावी है, जिसकी वजह से वोटर्स उनकी पार्टी के प्रति सकारात्मक रुख अपना सकते हैं। इसके अलावा यह भी संभव है कि कुछ मतदाता राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय नेतृत्व के मुद्दे पर सोचने लगे। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता का प्रभाव तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी का स्थानीय और जमीनी कनेक्शन। इसलिए यह कहना अधिक उचित होगा कि योगी आदित्यनाथ की रैलियां चुनावी माहौल को प्रभावित जरूर करती हैं, लेकिन उनका प्रभाव सीमित या व्यापक कितना होगा यह कई कारकों पर निर्भर करता है, क्योंकि मतदाता सिर्फ धार्मिक पहचान के आधार पर नहीं बल्कि विकास, रोजगार, स्थानीय समस्याओं और नेतृत्व की विश्वसनीयता जैसे मुद्दों को भी ध्यान में रखते हैं। इसलिए यह कहना कि सभी हिंदू मतदाता एक ही दिशा में जाएंगे बीजेपी के लिए ये मुश्किल है। मगर हाँ, इसके साथ ही इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM की मौजूदगी भी एक नया फैक्टर बनकर उभर रही है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार यदि AIMIM कुछ इलाकों में मुस्लिम वोटों का हिस्सा अपने पक्ष में खींचती है तो इसका सीधा असर ममता बनर्जी के पारंपरिक वोट बैंक पर पड़ सकता है। हालांकि यह प्रभाव हर क्षेत्र में समान नहीं होगा। बंगाल की राजनीति में स्थानीय समीकरण, उम्मीदवार की छवि और क्षेत्रीय मुद्दे भी उतनी ही अहम भूमिका निभाते हैं। फिर भी जहां मुकाबला कड़ा है वहां वोटों का बंटवारा परिणाम को प्रभावित कर सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की सियासत इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां नतीजा पूरी तरफ से साफ नहीं दिखता। लेकिन हाँ, इस बार मुकाबला पहले जैसा एक तरफा नहीं है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े चेहरों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। उनके आक्रामक प्रचार, कानून व्यवस्था और विकास जैसे मुद्दों पर फोकस ने चुनाव को बेहद दिलचस्प और कड़ा बना दिया है। अगर राज्य में सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ती है या कुछ क्षेत्रों में वोटों का बंटवारा होता है तो यही फैक्टर चुनाव का रुख बदल भी सकता है। ऐसे में लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो इससे पश्चिम बंगाल के साथ साथ देश को क्या फायदा होगा। देखिए, पश्चिम बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो इसके संभावित फायदे और नुकसान दोनों ही पहलुओं से देखना जरूरी है, क्योंकि राजनीति में किसी भी बदलाव का असर सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश पर भी पड़ सकता है। सबसे पहले बीजेपी की सरकार बनने पर केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल हो सकता है, क्योंकि केंद्र में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और सरकारी योजनाओं के लागू होने में तेजी आ सकती है, जैसे सड़क, रेलवे और डिजिटल परियोजनाओं में तेजी आने की संभावना रहती है। दूसरी तरफ बीजेपी आमतौर पर मजबूत शासन और कानून व्यवस्था पर जोर देती है। समर्थकों का मानना है कि इससे राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार में कमी आ सकती है, जो पश्चिम बंगाल में एक बड़ा मुद्दा रहा है। तीसरा, राष्ट्रीय स्तर पर एक ही पार्टी की सरकार होने से नीतियों में एक रूपता आ सकती है। इससे व्यापार और उद्योग के लिए स्थिर माहौल बन सकता है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। अगर नुकसान की बात करें तो बीजेपी सत्ता में आती है तो कुछ लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव का डर भी रहता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की अपनी एक अलग सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान है और विरोधियों का मानना है कि बीजेपी की नीतियां इस पहचान को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका भी कुछ लोग जताते हैं, क्योंकि बीजेपी की राजनीति अक्सर पहचान की राजनीति से जुड़ी मानी जाती है। अगर ये संतुलित तरीके से न संभाला जाए तो सामाजिक विभाजन बढ़ भी सकता है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने से विकास और प्रशासनिक सुधार के मौके मिल सकते हैं, लेकिन साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि नई सरकार अपने वादों को किस तरह लागू करती है और सभी वर्गों के हितों में कैसे संतुलित करती है। मगर इस चुनाव को लेकर अभी सबसे बड़ा सस्पेंस है। एक तरफ ममता बनर्जी की मजबूत और स्थापित पकड़ तो दूसरी तरफ बीजेपी की तेजी से
से बढ़ती चुनौती। लेकिन जीत पूरी तरह तय नहीं है। अगर आखिरी वक्त में माहौल बदला, रणनीति काम आई और वोटिंग पैटर्न में हल्का सा भी झुकाव आया तो नतीजा चौंकाने वाला भी हो सकता है। कुल मिलाकर यह चुनाव एक क्लोज फाइट है, जहां जीत किसी एक की तय नहीं बल्कि आखिरी दौर तक टिकी होती है।